गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार सभी को, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, तो आप से हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर व्याकरण हिंदी। और हिंदी व्याकरण का जो पहला पार्ट था क्रिया, तो वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया था। तो अभी हम क्रिया के भेद जो हैं उनकी बात कर रहे थे, तो वो भी हमने फर्स्ट पार्ट पर कंप्लीट कर दिया था। तो आज हम क्रिया का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें सभी ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम, भारत में जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जिसमें भी हिंदी पूछी जाती है, तो उन सब में ये जो टॉपिक है ये इंपॉर्टेंट रहेगा, आप सभी की सहायता करेगा। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि धातु क्या होती है। तो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि भाई जो क्रिया होती है, क्रिया धातु से बनती है और मूल रूप से धातु होती है, और उसमें कोई ना कोई प्रत्यय जब लगता है तो उसके बाद ही वह क्रिया बनती है। तो आइए हम जानते हैं, जैसे कि यहाँ पर ये आपके सामने धातुएं लिखी हुई हैं। सो, भाग, रो, पढ़, खे, रह, सुन, देख, चल, चला। अगर हम इसमें ना लगा देंगे तो सो धातु में लग जाएगा ना, तो ये हो जाएगा सोना। तो भाग में लग जाएगा ना प्रत्यय, तो बन जाएगा भागना। रो में लग जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ना प्रत्यय, तो ये हो जाएगा रोना। और पढ़ में ना पढ़ना, खेलना, रहना, सुनना, देखना, चलना। तो ये सब, तो ये धातु में प्रत्यय लगने से बनती हैं। और बहुत सारी ऐसी धातुएं होती हैं जो विशेषण में ना प्रत्यय लगने से बनती हैं, संख्या में ना प्रत्यय लगने से बनती हैं। तो इसी आधार पर जो धातु होती है जिसमें प्रत्यय इत्यादि लगने से ही क्रियाएं बनती हैं, तो ये धातुओं के भी प्यारे विद्यार्थियों अनेक रूप होते हैं। तो कौन कौन से रूप होते हैं धातुओं के, तो देखिएगा इसमें धातु के जो भेद हैं, धातु के 5 या 7 भेद हो सकते हैं, जैसे मूल धातु, यौगिक धातु, नाम धातु, मिश्र धातु, अनुकरणात्मक, व्युत्पन्न और सामान्य धातु। तो मूल धातु किसे कहते हैं, ठीक है ना, नाम धातु किसे कहते हैं, यौगिक धातु क्या है, तो इनके बारे में, सबके बारे में हम जानते हैं। नेक्स्ट आगे डिटेल से जानेंगे यहाँ पर कि इन सब को हम क्या कहते हैं। तो मूल धातु कौन सी होती है, तो मूल धातु स्वतंत्र होती है, यह किसी दूसरे शब्द पर आश्रित नहीं होती है। मूल में तो सिर्फ मूल ही धातु होगी, तो ये ना तो संज्ञा है और ना ही विशेषण है। तो ये असंज्ञा, विशेषण, सर्वनाम नहीं होती है, ये मूल है। ये किसी के ऊपर अपने आप में ना ही इसके टुकड़े हो सकते, अनेक खंड भी नहीं हो सकते हैं। तो मूल धातु जो है ये किसी पर आश्रित नहीं होती। जैसे सुन, खेल, लिख, जा, खा, देख, पी। तो इस प्रकार से जैसे ये मूल धातु है, पढ़, रह, मार, लिख, ठीक है जी। और उसके बाद है, अब जैसे इन सब में प्रत्यय लग गया है ना, तो ना प्रत्यय लगने से इनमें बन गई है हमारी, ना प्रत्यय लगने से यहाँ पर जैसे पढ़ना, ना प्रत्यय लगने पर ये बना है हमारा पढ़ना, ना प्रत्यय लगने पर बन गया है पढ़ना, रहना, मारना, लिखना। तो ये किस में, यहाँ पर जैसे मार, इसके बाद ना, यहाँ पर लगा है प्रत्यय। तो ये जो धातुएं हैं हमारी, ये मूल धातुएं हैं जिसमें ना प्रत्यय लगने से यहाँ पर बन जाते हैं हमारे ये शब्द। इसके बाद नेक्स्ट, तो आगे बढ़ते हैं हम अगले। तो यौगिक धातु कौन सी होती है। अब यहाँ पर आप देखिए कि यौगिक धातु मूल धातु में प्रत्यय लगाकर कई धातुओं को संयुक्त करके अथवा संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगा करके बनाई जाती हैं। संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगा करके बनाई जाती हैं संज्ञा। जैसे उठना, उठवाना, दिलाना, दिलवाना, कराना, करवाना। तो संज्ञा या फिर विशेषण, तो इनमें लग करके बनती हैं। तो उसके बाद योजक शब्द जोड़ करके लगती हैं, जैसे रोना, ये योजक चिन्ह आ गया बीच में, रोना, धोना, चलना, फिरना, खा लेना, उठना, बैठना, उठ जाना। तो ये सारी मिश्रित धातुएं होती हैं। यौगिक धातुएं जो हैं, अब डिटेल से जानेंगे कि यौगिक धातुएं कितने प्रकार की होती हैं। 3 प्रकार की होती हैं, जैसे प्रेरणार्थक क्रिया, यौगिक क्रिया, नाम धातु क्रिया। जो प्रेरणार्थक क्रियाएं हैं
अगर हम यहाँ पर बात करें प्रेरणार्थक क्रियाओं की, तो प्रेरणार्थक क्रियाएं सकर्मक और अकर्मक दोनों ही हो सकती हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जब भी किसी को प्रेरणा देकर के कोई काम करवाया जाता है तो वह प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे मोहन चिड़िया उड़ाता है, मोहन चिड़िया उड़ाता है, तो मोहन चिड़िया को उड़ने के लिए प्रेरित कर रहा है, तो तभी वह उड़ेगी। उसके गले में रस्सी बांध करके वह उसको नहीं उड़ाएगा। तो ये प्रेरणार्थक, जैसे ये क्रिया है वैसे वैसे प्रेरणार्थक क्रिया में यौगिक क्रिया व नाम धातु क्रियाएं भी होती हैं। तो यौगिक धातुएं कितने प्रकार की हैं? 3। तो पहली कौन सी होगी? प्रेरणार्थक क्रिया। अब जैसे आपके सामने आया है मूल धातु, तो मूल धातु जो है वो प्रेरणार्थक धातु से बनती है। तो प्रेरणार्थक जो धातु है जो किसी को प्रेरणा देकर के करवाई जाती है, तो प्रेरणा क्या है कि जैसे मैंने कहा कि मोहन चिड़िया उड़ाता है, तो इसमें क्या है? उठाना, कराना, सुलाना, खिलाना। उठाना से क्या बना? उठवाना, कराना से करवाना, सुलाना से सुलवाना और खिलाना से खिलवाना। तो अभी आपके सामने ये सारा मैंने लिखा हुआ है। अब ये देखिए, उठाना से उठवाना, इसमें नया शब्द क्या जुड़ा है? अगर आप यहाँ पर ध्यान दें कि यहाँ पर नया शब्द क्या जुड़ा है जी? नया शब्द यहाँ पर जुड़ा है, यहाँ पर वाह, यहाँ पर भी वाह, वाह, वाह। तो जहां पर ये उठाना है, ये तो है प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। और जहां पर वा लग जाता है, ये कौन सी होगी? द्वितीय प्रेरणार्थक। ये कौन सी होगी? द्वितीय प्रेरणार्थक। जैसे मालिक नौकर से सफाई करवाता है, करवाता है। मालिक नौकर से सफाई करवाता है, राम सफाई करता है। तो करवाना जो होता है किसी से, जब करता स्वयं कोई कार्य नहीं करता, दूसरों को ऑर्डर देकर के करवाता है, तो वहां पर होती है द्वितीय प्रेरणार्थक। और जब कर्ता के द्वारा स्वयं भी कार्य किया जाए और दूसरे से भी, दोनों इन्वॉल्व होकर के करते हैं, तो फिर वो होती है प्रथम प्रेरणार्थक। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, तो अभी हमने प्रेरणार्थक क्रिया की, उसके बाद करते हैं यौगिक। तो दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से यौगिक क्रिया बनती है। जैसे उठ, बैठना, खेलना, कूदना, उठ बैठना, रोना, धोना, चलना, फिरना। तो यौगिक क्रियाएं क्या होती हैं? यौगिक क्रियाएं होती हैं कि जहां पर दो क्रियाएं एक ही काम करती हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है चलना फिरना, इसका मतलब एक ही है कि कोई व्यक्ति घूम रहा है, चल रहा है। खा लेना, इसका मतलब ये नहीं है कि पहले किसी ने कोई चीज खाई और फिर उसने ले ली, उसका मतलब एक ही होता है कि खा लेना। तो यौगिक जो धातु होती है वो कौन सी होती है? जहां पर दो धातुएं इकट्ठी होकर के केवल एक क्रिया का काम करती हैं, तो उसको हम कहते हैं यौगिक धातु। के उठ बैठना, रोना धोना, ठीक है। रोना धोना का मतलब है कि कोई व्यक्ति रो रहा है, ऐसा नहीं कि पहले रोया है और फिर वो धो रहा है कुछ ना कुछ, नहीं। तो रो धो धातुएं कितनी हैं? 2, लेकिन क्रिया इनसे कितनी बनती है? एक ही बनती है, रोने की क्रिया। तो इसीलिए हम इसको कहते हैं यौगिक धातु। उसके बाद है नाम धातु। तो नाम धातु क्या होती है? सो संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातुओं को नाम धातु कहा जाता है। किससे? या तो कोई संज्ञा से बने, जैसे बात, बात क्या है? संज्ञा। लात क्या है? संज्ञा। गर्म क्या है? विशेषण। चीखना क्या है? विशेषण। ठंडा क्या है? विशेषण। तो इनमें ना लगने से बन गई है यहाँ पर क्रियाएं। तो जब किसी भी संज्ञा विशेषण के तुरंत बाद ना प्रत्यय इत्यादि लगे, तो वो धातुएं क्या बनती हैं? वो बनती हैं नाम धातुएं। तो जैसे गरियाना, लात से लतियाना, बात से बतियाना, गर्म से गरमाना, चिकना से चिकनाना और ठंडा से ठंडाना। नेक्स्ट,
गाली से गरियाना, लात से लतियाना, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठंड से ठंडियाना। उसके बाद होती हैं मिश्र धातुएं। तो मिश्र धातुएं क्या होती हैं? संज्ञा, विशेषण, क्रिया, संज्ञा, विशेषण, क्रिया विशेषण शब्दों के बाद करना या होना जैसे क्रियापदों के प्रयोग से जो नई क्रिया धातुएं बनती हैं उसे मिश्र धातुएं कहते हैं। जैसे होना या करना, काम करना, काम होना, पैसा देना, उधार देना, गोता मारना, डींगे मारना। तो मिश्र धातुएं कौन सी होती हैं? जो क्रिया विशेषण इत्यादि के बाद कुछ ना कुछ प्रत्यय लगने से बन जाती हैं। जैसे जाना, चले जाना, सो जाना। अब यहाँ पर जो सोना है वो भी एक धातु है, और जाना क्या है? वो अलग से क्रिया हो गई। सो जाना का मतलब होता है अकेला सोना। तो जहां पर दो या दो से अधिक क्रियाएं एक ही कार्य को कर रही हो तो वहां पर भी मिश्र धातुएं बनती हैं, या मिश्रित क्रियाएं भी हम उसको कह देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है अनुकरणात्मक धातु। अनुकरण क्या होता है? जब कोई भी वस्तु, जैसे मेरे हाथ में ये मार्कर है, पेन है, अगर ये नीचे गिरा तो इसकी क्या आएगी? आवाज आएगी। तो इस आवाज को जब मैं लिखूंगी, जैसे सनसनाना, गिड़गिड़ाना इत्यादि, तो ऐसी जो प्रतिध्वनात्मक जो चीजें होती हैं, जो मतलब सामने रिपीट हो, जो भी आवाज जो अनुकरण करके रिपीट हो, तो उसको बोला जाता है अनुकरणात्मक। जो धातुएं किसी ध्वनि के अनुकरण पर बनाई जाती हैं उसे अनुकरणात्मक धातु कहते हैं। यानी कि जो किसी के अनुकरण पर, प्रतिध्वनि पर बनाई जाए उसे हम अनुकरणात्मक कहते हैं। जैसे जैसे में जैसे पटकना, टनटनाना, खटखटाना। पटकना, टनटनाना, खटखटाना अनुकरणात्मक ही यह सारे के सारे शब्द हैं। उसके बाद प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के भेद बताइए। प्रयोग और संरचना के आधार पर, अगर यहाँ पर क्रिया के भेद बताया जाए प्रयोग के आधार पर और संरचना के आधार पर, तो क्रिया के 8 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं 8 भेद? सामान्य क्रिया, सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक, पूर्वकालिक, नाम धातु, संयुक्त क्रिया, कृदंत क्रिया और सजातीय क्रिया। तो भाई प्रयोग के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? 8। तो डिस्कस करेंगे आगे। जैसे फॉर एग्जांपल पूर्वकालिक क्रिया है, तो जब किसी भी धातु में कर शब्द जुड़ जाता है तो उसको हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। आगे करेंगे डिस्कस कि जैसे पढ़ एक धातु है और उसमें हमने लगा दिया कर, तो क्या हो जाएगा? पढ़कर। लिख प्लस कर, लिख कर, पढ़कर, लिख कर, सोकर, आकर, जाकर। तो पूर्वकालिक क्रिया तो 8 प्रकार है। अगर हम यहाँ पर काल के आधार पर बात करें कि काल के आधार पर क्रिया के कितने प्रकार हैं, तो काल के आधार पर कितने प्रकार हुए? 3। तो काल के आधार पर जो हमारी क्रिया है उसके 3 प्रकार हैं। काल के आधार पर कौन कौन से हैं तीनों प्रकार? तो ये है हमारा भूतकालिक क्रिया, ये है हमारा वर्तमान कालिक क्रिया, और ये है जी हमारा यहाँ पर भविष्यकालिक क्रिया। तो क्रिया के काल के आधार पर कितने भेद हैं प्यारे विद्यार्थियों? 3 भेद हैं। तो भूतकालिक क्रिया की यहाँ पर बात करते हैं कि भूतकालिक जो क्रिया होती है ये कौन सी है? तो देखिए, जो भूतकालिक क्रिया है तो इसके कितने भेद होते हैं? 6। ऐसे कोई भी क्रिया जो बीते समय में कंप्लीट हो चुकी है, पूर्ण हो चुकी है, तो पूर्ण होने तक वो अपने 6 रूपों में विभाजित होती है। कितने रूपों में? 6। तो भूतकालिक क्रिया जो होती है उसके भी कितने प्रकार हैं? आगे जाकर के प्यारे विद्यार्थियों 6 प्रकार है। देखिए, काल के आधार पर अगर हमें क्वेश्चन पूछे कि काल के आधार पर क्रिया के भेद बताओ, तो कितने बताएंगे? 3 बताएंगे। फिर उसके बाद आ जाएगा कि भूतकालिक क्रिया किसे कहते हैं? ऐसी क्रिया जो बीते समय में पूर्ण हो चुकी है उसे हम भूतकालिक क्रिया कहते हैं। भूतकालिक क्रिया के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। जैसे भूतकाल के 6 भेद होते हैं वैसे ही भूतकालिक क्रिया के भी 6 ही भेद होते हैं। और भूतकालिक क्रिया अपने बीते समय में बीते समय में 6 भागों से होकर के वह कंप्लीट होती है। तो कौन सा है? सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया सेम कैसे होगी? सामान्य क्रिया सेम टू सेम
जैसे हमारा भूतकाल होता है और भूतकाल के भेद होते हैं, वैसे होगी सामान्य क्रिया। सामान्य क्या है? सामान्य शब्द आते हैं जैसे दिया, जैसे खाया, या शब्द आता है ना, जैसे दिया, खाया, लिया, पिया, सोया। जैसे रमेश स्कूल गया, माली ने पौधों को पानी दिया, रमा ने गीत गाया। तो ये कौन सी है? सामान्य भूतकालिक क्रिया है। उसके बाद है आसन्न। आसन्न का मीनिंग होता है अभी अभी। आसन्न का जो अर्थ होता है वो होता है अभी अभी। तो देखिए, वर्तमान काल में कुछ क्षण पहले जो घटना कंप्लीट हुई है उसे, वो भी भूतकाल की हो जाती है, तो उसको कहा जाता है आसन्न भूतकालिक क्रिया, जो अभी कुछ क्षण पहले हुई है कंप्लीट। तो आसन्न का मतलब है अभी अभी कोई काम हुआ है। तो कौन सा वाक्य इसमें आएगा? इसमें वाक्य आ जाएगा कि माली ने अभी अभी पौधों को पानी दिया है, रमा अभी अभी स्कूल गई है, मोहन ने अभी अभी खाना खाया है, रमा ने अभी अभी पढ़ा है। तो ये सब तो कंप्लीट तो हो गई है। लड़की अभी अभी स्कूल से आई है। तो ये सारी आसन्न क्रियाएं हैं वर्तमान काल में। जो क्रिया कुछ क्षण पहले पूर्ण हो जाती है उसको कहा जाता है आसन्न क्रिया। उसके बाद है पूर्वकालिक क्रिया। तो पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं? जो कि बहुत लंबे समय से कंप्लीट हो गई है, पूर्व में, पहले ही। तो कौन सी होती है? कि भाई वैसे तो इसमें शब्द आता है कि वह पढ़कर, खाकर, पीकर सो गया। ऐसे भी हो सकता है कि माली पौधों को पानी देकर चला गया, ये भी क्रिया इसमें आ जाएगी। पूर्ण भी इसमें आ सकती है। कैसे? कि वह खाना खा चुका था, वह स्कूल जा चुका था, माली पौधों को पानी दे चुका था। कर शब्द भी जुड़ जाता है धातु के साथ पूर्वकालिक में, कि माली पौधों को पानी देकर चला गया। तो ये पूर्वकालिक। अपूर्ण क्रिया कौन सी होती है? कि घटना तो भूतकाल की है, क्रिया तो भूतकाल की थी, लेकिन जब हमने उसको छोड़ा तो उस समय वह चल रही थी क्रिया, अपूर्ण थी, पूर्ण नहीं हुई थी। जैसे अपूर्ण भूतकाल होता है। कैसे? कि माली पौधों को पानी दे रहा था, रमा स्कूल जा रही थी, मोहन खाना खा रहा था। उसके बाद संदिग्ध क्रिया। अब संदिग्ध को देखिएगा, भूतकाल के कुछ दिन चिन्ह होते हैं, जैसे था, उसके साथ संदिग्ध का एक शब्द होता है होगा, होगी, होगा, होगी, या फिर होंगे, होगा, होगी, या फिर होंगे। तो ये शब्द होते हैं होगा, होगी और होंगे। तो होगा, होगी, होंगे, ये सारे के सारे यहाँ पर शब्द आते हैं। इसके बाद है हेतु। जैसे कि माली ने पौधों को पानी दिया होगा, रमा ने गाना गाया होगा, रमेश स्कूल जा चुका होगा। उसके बाद होता है हेतु हेतु मद। तो हेतु हेतु मद क्या होता है? हेतु हेतु मद जो काल होता है उसमें होता है संदिग्धता के अंदर, कि अगर माली पौधों को पानी, अगर माली पौधों को पानी देता तो पौधे विकसित हो जाते, अगर वह पढ़ता तो पास हो जाता। तो ये रहेगा इसमें। तो नेक्स्ट, आगे जो क्रिया के भेद होते हैं, ये कौन सा होता है? वर्तमान कालिक क्रिया और भविष्यकालिक क्रिया। अब जो वर्तमान कालिक क्रिया होती है, ये कौन सी होती है? जो क्रिया वर्तमान काल में पूर्ण हो जाती है। जो क्रिया, प्यारे विद्यार्थियों, जो क्रिया वर्तमान काल में पूर्ण होती है, वर्तमान काल में होती है, जैसे माली पौधों को पानी दे रहा है। तो वर्तमान, वर्तमान में हुई जो क्रिया है, वर्तमान में जो हुई क्रिया है, माली पौधों को पानी दे रहा है, रमेश खाना खा रहा है, तो ये होगी वर्तमान कालिक क्रिया। जो क्रिया आगे भविष्य में होगी उसको कहा जाएगा भविष्यकालिक क्रिया। जैसे रमेश स्कूल जा रहा है, जैसे रमेश स्कूल जा रहा है, तो रमेश स्कूल जा रहा है। यानी कि क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के
काल के आधार पर 3 भेद होते हैं, भूतकालिक, वर्तमानकालिक और भविष्यकालिक। तो इसी के साथ ही हमारा क्रिया का भाग नंबर 2 पूर्ण होता है। नमस्कार सभी को।